यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। CH-67, तुम्हारे सुकून की वजह मैं जानता हूँ। एक बड़े से आलीशान महल जैसे विला में एक शख्स बड़े रोब से बैठा हुआ था। उसके सामने कितने ही नौकर सर झुकाए खड़े हुए थे और पास में एक खबरी खड़ा हुआ था। वो शख्स जोर से हंसता है। वैसे मानना पड़ेगा, उस अकेले इंसान का इतने लोगों का अकेले सफाया कर दिया। वो सब मेरी गैंग के आदमी थे, लेकिन उन सबकी इस दर्दनाक मौत से मुझे फिर भी सुकून मिल रहा है। उन दिलचट्टों को क्या लगा, मेरे प्लान की कॉपी करके वो मेरी बराबरी कर लेंगे। उन्हें लगा ये शाहीपन उन्हें नसीब हो जाएगा। उन्होंने मेरे साथ दगा किया था, अब इसका अंजाम तो उन्हें भुगतना ही था। अगर वो सब वहां नहीं मरते तो यहाँ मैं उन्हें उससे भी दर्दनाक मौत देता। उनकी खुशकिस्मती है कि वो नर्क में पहुंच गए, वरना मैं उन्हें इसी धरती पर तड़पाता, मसल कर रख देता उन कीड़ों को। सामने खड़ा आदमी एक आईपैड उसकी तरफ बढ़ाता है। जनाब, ये है वो कमांडो जिसकी वजह से वो सब मारे गए हैं। वो शख्स उस आईपैड को लेकर बिना देखे जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर देता है। उसकी शक्ल देखने की कोई जरूरत नहीं है हमें। इसने इन सभी धोखेबाजों को सजा दी है, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे। जी लेने दो इसे अपनी जिंदगी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये तो जश्न का दिन है। आखिर शेख आमिर के धोखेबाज साथी जो खत्म हो गए। जश्न की तैयारी करो। उसकी बात सुन वहां खड़े सारे नौकर जल्दी से वहां से निकल जाते हैं और वो शख्स जोर से हंसने लग जाता है। उसके साथ ही उसके पास खड़ा आदमी भी हंसने लग जाता है। 3 महीने बाद आहूजा एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉय बड़ी जल्दी सारा काम कर रहे थे। एक एम्प्लॉय को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दिया गया था कि 1 घंटे में सारे पेंडिंग काम खत्म करने हैं, क्योंकि विधान सिंह आहूजा आज 2 महीने बाद जर्मनी से इंडिया आ रहा था। जर्मनी में आहूजा एंटरप्राइजेस के प्रमोशन के बाद आज अचानक वो वापस लौट रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में सारे एम्प्लॉय ऑफिस को स्वर्ग समझ आराम करने में लगे थे। इनकी खुशकिस्मती है कि अजीत कुमार, विधान का पीए, जिसे एम्प्लॉय के ऊपर दया आ जाती है और जो विधान के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था, वो अक्सर विधान का शेड्यूल एम्प्लॉय को बता देता है ताकि ये निगम में उससे बच जाए। ऑफिस में काम करते हुए एक लड़की बोल पड़ी, यार मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है विधान सर से सब इतना डर क्यों रहे हैं। एक दूसरी लड़की बोलती है, विधान सर वो ज्वालामुखी है जिनकी नजर में अगर तुम्हारी छोटी सी गलती भी आ जाए तो तुम्हें अगले ही पल यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। क्या सच में? लेकिन मैंने तो सुना है वो बहुत हैंडसम है। लड़कियां मरती है उन्हें एक नजर देखने को। वो लड़की बोलती है, हाँ ये तो है, लेकिन गलती से भी ऑफिस में काम के वक्त नजर उठाकर उनकी तरफ मत देखना, वरना बाहर का रास्ता दिखाई देगा सीधे ही। विधान सर अपनी लाइफ में बस एक लड़की की बदतमीजी सहते हैं और वो है उनकी बहन कीर्ति सिंह आहूजा। इसके अलावा अगर उनके सामने कोई लड़की बोल जाए तो उसका करियर तो खत्म समझो। वो लड़की उस नई एम्प्लॉय को समझाते हुए कहती है, क्या सच में? तब तो मैं तो विधान सर के नाम से भी बहुत दूर रहूंगी। वैसे ही मेरी राशि में मंगल भारी है, अगर विधान सर का गुस्सा मेरे ऊपर पड़ गया तो सारे ग्रह उपग्रह टूट पड़ेंगे मेरे ऊपर। वो लड़की थोड़ी घबराकर बोलती है। कुछ देर बाद आहूजा एंटरप्राइजेस की बिल्डिंग के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन आकर रुकती है और एक झटके में सारी गाड़ियों से गार्ड्स निकलकर वहां फैल जाते हैं। फिर एक गार्ड आकर बीच में रुकी गाड़ी का गेट खोलता है तो उसमें से विधान बाहर आता है। बिना किसी के ऊपर नजर डाले विधान सीधा कंपनी के अंदर एंटर करता है। विधान एक नजर वहां सर झुकाए खड़े सारे एम्प्लॉय पर डालता है तो एक फीमेल एम्प्लॉय बड़े ही सेडेटिव वे में उसे ही देख रही थी। उसे ऐसे देख विधान एक जलती निगाहों से अजीत को घूरता है तो अजीत समझ जाता है, ओके बॉस। अजीत फिर वहां खड़े 2 गार्ड्स की तरफ इशारा करता है तो वो जाकर उस लड़की की टेबल का सारा सामान तोड़ देते हैं। वो लड़की अब अपनी हरकत पर बचता रही थी। कुछ ही देर में उसके हाथों में उसका रेजिग्नेशन लेटर थमा दिया जाता है और वो आंसुओं से भरी आंखों से उस लेटर को देख रही थी। फिर विधान अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। अंदर आकर वो शांति से खड़ा हो जाता है और वही अजीत अपने आईपैड में कुछ करने लग जाता है। तब विधान की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम नहीं सुधरोगे, तुम ही ने इन सबको टिप दी, ना कि मैं वापस आ रहा हूँ। विधान की बात सुन अजीत के स्क्रीन पर चलते हुए हाथ रुक जाते हैं और वो सर झुका लेता है, सॉरी बॉस। तुम जानते हो मैं तुम्हारी ये बचकानी गलतियां माफ कर देता हूं, लेकिन तुम्हारे टिप देने के बाद भी इनमें से कई आज इस कंपनी से निकलेंगे, देख लेना तुम। सारे एम्प्लॉयज की मीटिंग रखो, आज मैं सबका वर्किंग स्टेटस चेक करूंगा। आखिर टिप के बाद 2 दिन में इन्होंने कितना ही काम कर लिया होगा। विधान बोलता है, ओके बॉस। अजीत बोलता है, कोई ऐसा पेंडिंग प्रोजेक्ट जो मेरी गैर मौजूदगी में शुरू ना हुआ हो? विधान एक नजर अजीत पर डालकर पूछता है, हाँ बॉस, एक न्यू ब्रांच जो हम अपनी कंपनी के साथ शुरू करने वाले थे उसकी ऑनर के साथ मीटिंग 2 महीनों से पेंडिंग में है। अजीत कहता है, क्या अब तक उन्होंने दूसरी कंपनियों के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया? आहूजा एंटरप्राइजेस के साथ काम करने के लिए इतना इंतजार? विधान अजीत को देख पूछता है, सर ये ब्रांच ज्यादा पॉपुलर नहीं है अभी, लेकिन अगर इस पर काम किया तो बहुत प्रॉफिट हो सकता है और इसके ऑनर की रिक्वेस्ट है कि वो आहूजा एंटरप्राइजेस के साथ ही काम करना चाहते हैं। ओके, शेड्यूल के हिसाब से मीटिंग फिक्स कर दो। इतना बोल विधान अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। एक लड़की ऊंची पहाड़ी में बैठी कश्मीर को वादियों को बड़े ध्यान से देख रही थी। ब्लैक कलर की जीन्स, लेदर जैकेट और खुले बालों में कयामत लग रही थी। इस नजारे को अपनी नशीली आंखों से निहारती हुई उसके गुलाबी होठों में एक हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी फोन की रिंग बजने से उसका ध्यान टूटता है और वो फोन उठाकर कान से लगा लेती है। हेलो। तभी उधर से आर्यन की आवाज आती है, यार वृत्ति कहाँ गायब हो गई?
हम यहाँ ट्रिप पर तो आए नहीं है, मीटिंग में सब वेट कर रहे थे, तू कहाँ रह गई? मैंने बड़ी मुश्किल से सब संभाला है, हमेशा मुझे लटका देती है। हेडक्वार्टर से भी फोन आया था, कोई इंपोर्टेंट न्यूज मिली है, वहां जाकर पता चलेगा। तब वृत्तिका बोलती है, रिलैक्स आर्यन, मैं बस थोड़ी शांत जगह आई थी, तुम होटल चलो, मैं वही आती हूँ। तू ठीक है ना वृत्ति? जब से तू दिल्ली से आई काफी अजीब बिहेव कर रही है। पहले तू मुझसे तो खुलकर शेयर करती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गुम रहती है। आर्यन परेशान होकर कहता है। मैं ठीक हूँ आर्यन, मैं आती हूँ, ऐसा बोल वृत्तिका फोन रख देती है। फिर वो एक गहरी सांस लेकर वापस उन वादियों ने नजरें टिका देती है। शायद इतने वक्त में तो तुम मुझे भूल ही गए होंगे, लेकिन मैं अब तक कुछ नहीं भूल पा रही हूँ। जिस जगह जाती हूँ लगता है वो जगह तुमसे जुड़ी है। मेरा दिल इतना बेचैन कभी नहीं हुआ जितना तुमसे दूर होकर होता है। काश मैं तुम्हें देख पाती विधान। ऐसा बोलते हुए वृत्तिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने आंसू साफ कर खड़ी हो जाती है और अपने बालों को बांध एक हेलमेट पहन लेती है और बाइक दौड़कर निकल जाती है। एक होटल के अंदर दाखिल होते ही रिसेप्शन पर खड़े आर्यन पर वृत्तिका की नजर पड़ती है तो वो उसके पास चली जाती है। आर्यन, तुम ये बैग लेकर तैयार क्यों खड़े हो? कल सुबह जाना है ना हमें? वृत्तिका हैरान होते हुए पूछती है। वृत्ति, डेट का कॉल आया था, कल एक जरूरी मीटिंग है, हमें आज ही निकलना होगा, आर्यन बोलता है। ओके, तुम मेरे वेट करो, मैं बस अभी आई। इतना बोल वृत्तिका होटल की लिफ्ट की तरफ भागती है। कुछ देर बाद वो अपनी बैग लेकर नीचे आती है और दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठी वृत्तिका बाहर देख रही थी, तब आर्यन बोल पड़ता है। वृत्ति, सच सच बताना, कॉलेज के लोगों को तू अभी तक नहीं भूली ना? वृत्तिका उसकी तरफ देखती है। ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी वहां मेरे कुछ दोस्त बने थे तो उन्हें भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ वृत्ति, तू मेरी बात समझ रही है ना? आर्यन बोलता है। मुझे नहीं पता तू क्या बोलना चाहता है, लेकिन जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। वृत्तिका अब वापस अपना मुंह फेर लेती है। तुझे बचपन से जानता हूँ मैं वृत्ति, तू आसानी से किसी को याद नहीं रखती, और अगर किसी को याद रखती है तो मतलब या तो तेरे सबसे करीबी है या तेरे सबसे बड़े दुश्मन, और तेरे सबसे बड़े दुश्मन को तो मैं जानता हूँ और शायद तेरे सबसे करीबी को भी। आर्यन अब थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है। वृत्तिका उसे घूर कर देखती है। तू बड़ा जानता है, जरा बताना। आर्यन धीरे से उसके कान के पास जाकर बोलते हैं, मिस्टर विधान। अब वृत्तिका लाल टमाटर जैसे मुंह से आर्यन को घूरती है। तू ज्यादा ही बोलने लग गया, देखना अब गोलियों की बारिश में अकेला छोड़ दूंगी तुझे मैं। आर्यन हंसते हुए कहता है। इस बात पर तो तू मुझे कितनी ही धमकी दे, मैं चुप नहीं रहूंगा वृत्ति। देख तेरा मुंह कैसे लाल हो गया उसका नाम आते ही। वृत्तिका अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है और हल्की सी मुस्कुराती है। कुछ ही देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और मुंबई के लिए निकल जाते हैं। विधान ऑफिस से फ्री होकर आहूजा विला पहुंचता है तो अभय सिंह जी लिविंग एरिया में ही बैठे हुए थे। वेद बेटा, तुम बहुत वक्त बाद इंडिया आए। विधान जाकर अपने दादाजी के पास बैठ जाता है। हाँ दादू, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। ये बताओ वाणी और धीरज कब आ रहे हैं इंडिया? अभय सिंह जी कहते हैं। डेट की कुछ जरूरी मीटिंग है तो वो अभी नहीं आ रहे, लेकिन मॉम जल्दी आ जाएगी दादू। चिंकी कहाँ है? विधान चारों तरफ देखते हुए पूछता है। वो हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई है। तुम्हें पता है ना, उस हादसे के बाद से उसे कभी कभी मेंटल ट्रोमा से गुजरना पड़ता है। अभय सिंह जी थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं। हाँ दादू, कॉलेज वाले इंसिडेंट को वो अब तक दिमाग से नहीं निकाल पाई है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा इन सबसे निकलने में। विधान कहता है। आज तुम्हें अपने दादू की याद आ गई, वरना हमेशा मून हाउस चले जाते हो। जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है तब से तुम फैमिली से बहुत अलग रहने लग गए। ये बात अच्छी नहीं है वेद। अभय सिंह जी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं। विधान कहता है। बस दादू, आपको भी पता है थोड़ा शांति में रहता हूँ तो गुस्सा कम आता है। आप रेस्ट कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना बोलकर विधान उठकर वहां से चला जाता है। अभय सिंह जी उसे जाता देख मुस्कुराते हैं। मुझे पता है वेद, वो वजह जिसकी वजह से तुम बिल्कुल अकेले रहते हो, लेकिन तुम्हें सबसे साथ भी वो ही रख सकती है। कॉलेज जाने से तुम्हारा दिमाग शांत नहीं हुआ था, उसकी असल वजह मुझे हादसे के बाद पता चली कि असल में तुम्हारे अंदर के बदलाव की वजह क्या थी। बस तुम्हारी जिंदगी में वो सुकून वापस लौट आए, मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ। आज तुम्हें अपने दादू की याद आ गई, वरना हमेशा मून हाउस चले जाते हो। जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है तब से तुम फैमिली से बहुत अलग रहने लग गए। ये बात अच्छी नहीं है वेद। अभय सिंह जी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं। विधान कहता है। बस दादू, आपको भी पता है थोड़ा शांति में रहता हूँ तो गुस्सा कम आता है। आप रेस्ट कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना बोलकर विधान उठकर वहां से चला जाता है। अभय सिंह जी उसे जाता देख मुस्कुराते हैं। मुझे पता है वेद, वो वजह जिसकी वजह से तुम बिल्कुल अकेले रहते हो, लेकिन तुम्हें सबसे साथ भी वो ही रख सकती है। कॉलेज जाने से तुम्हारा दिमाग शांत नहीं हुआ था, उसकी असल वजह मुझे हादसे के बाद पता चली कि असल में तुम्हारे अंदर के बदलाव की वजह क्या थी। बस तुम्हारी जिंदगी में वो सुकून वापस लौट आए, मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ। आर्यन और वृत्तिका जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जल्दी से घर जाकर फ्रेश होकर हेडक्वार्टर के लिए निकलते हैं। हेडक्वार्टर पहुंचते ही वृत्तिका सीधे चीफ विजय सिंह राठौर के ऑफिस की तरफ चली जाती है और आर्यन टेक्निकल डिपार्टमेंट के रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही वृत्तिका चीफ के केबिन में पहुंचती है, विजय सिंह जी उसे परेशान से चेयर पर बैठे दिखाई देते हैं। वृत्तिका जाकर उनके सामने बैठ जाती है। चीफ, आपने अर्जेंटली कश्मीर की मीटिंग छोड़कर आने को बोला, ऐसी क्या बात है? क्योंकि आपने ही मुझे वहां भेजा था। वृत्तिका की बात सुनकर विजय सिंह जी परेशान होकर कहते हैं। हाँ वृत्ति, बहुत जरूरी बात है, तभी तुम्हें और आर्यन को जल्दी बुला लिया मैंने। क्या बात है चीफ? वृत्तिका परेशान होकर कहती है। कुछ ही देर बाद सीनियर्स की मीटिंग है जिसमें तुम्हें सब पता चल जाएगा, विजय सिंह जी कहते हैं। वृत्तिका उनकी बात सुन सोच में पड़ जाती है। ऐसी भी क्या बात होगी? बिना किसी वजह के तो चीफ ऐसे कोई काम छोड़कर आने को नहीं बोलते।
कुछ ही देर बाद एसएफ ऑफिस में सीनियर्स की मीटिंग अरेंज होती है जिसमें 10 से 12 मेंबर बैठे हुए थे। वृत्तिका कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में बिजी थी, इसीलिए आसपास बैठे लोगों पर उसका ध्यान नहीं था क्योंकि अभी तक मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। वहां वृत्तिका के सामने टेबल के दूसरी साइड एक लगभग 27 साल का लड़का बैठा हुआ था जिसके आगे लगी नेम प्लेट पर उसका नाम साफ चमक रहा था, चिराग कश्यप, एसएफ फाइनेंशियल एडवाइजर। चिराग काफी वक्त से वृत्तिका को घूरे जा रहा था। जब सारे ऑफिसर्स आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो रूम की लाइट बंद हो जाती है और वहां लगा प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है जिसकी लाइट सीधे वहां बैठे सारे ऑफिसर्स पर पड़ रही थी। फिर चीफ विजय सिंह राठौड़ खड़े हो जाते हैं और प्रोजेक्टर पर एक उम्रदराज इंसान की तस्वीर दिखाई जाती है। चीफ बोलते हैं, आप सब इन्हें अच्छे से जानते हो, हमारे डिफेंस मिनिस्टर। फिलहाल ये यूएसए में है एक इंटरनेशनल मीटिंग के लिए जहां अधिकतर देशों के मिनिस्टर आए हुए हैं। 2 दिन बाद की मीटिंग के बाद ये 4 दिन बाद इंडिया के लिए रवाना होने वाले हैं और हमें खबर मिली है कि ये जिस फ्लाइट से इंडिया आएंगे उसे हाईजैक किया जाने वाला है। चीफ विजय सिंह जी की बात सुन सब हैरानी से इधर उधर फुसफुसाने लगते हैं जबकि वृत्तिका की सीधी नजरें बस प्रोजेक्टर पर बनी हुई थी। फिर चीफ बोलते हैं, आप सब सोच रहे होंगे कि फ्लाइट क्यों हाईजैक की जा सकती है, तो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार अगले हफ्ते इंडियन आर्मी के बंदी 2 बड़े टेररिस्ट हाफिज खां और रहमत खां को फांसी होने वाली है, तो उन्हें छुड़ाने के लिए ही ये साजिश रची जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा क्योंकि इन दोनों को बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के सीक्रेट बेसिस के मैप्स के साथ पकड़ा गया था। इन्हें वो मैप कहां से मिले इसका अभी पता नहीं चला, लेकिन इन्हें उन नक्शों की सारी डिटेल्स याद है और ये दोनों उनके हाथ लग गए तो इंडियन आर्मी को भारी नुकसान हो सकता है। अब सब परेशान हो चुके थे क्योंकि आर्मी बेसिस की इंपोर्टेंस सब जानते थे। दुश्मनों के हाथ आर्मी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लगना मतलब तबाही है और इस तबाही से बचने का एक ही रास्ता है कि उन आतंकवादियों को फांसी हो। तब चिराग बोलता है, तो चीफ क्या उनकी बात माननी होगी? वैसे मेरे ख्याल से डिफेंस मिनिस्टर के लिए ये तो करना ही होगा। उसकी बात सुन सब उसकी तरफ देखते हैं, तभी वृत्तिका खड़ी हो जाती है। मिस्टर चिराग, आप हाईजैक के बाद का क्यों सोच रहे हैं? आप उसे रोकने के बारे में भी सोच सकते हैं। उनकी बात मानने को हम मजबूर तो तब होंगे न जब वो डिफेंस मिनिस्टर को किडनैप करने में कामयाब होंगे और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसकी बात सुन चीफ कहते हैं, वृत्तिका बिल्कुल ठीक कह रही है चिराग, हाईजैक करने से पहले की प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। फिर चिराग वृत्तिका की तरफ देखता है, तो आप ही बता दीजिए मिस वृत्तिका, हमें क्या करना चाहिए? वृत्तिका फिर चीफ की तरफ देखते हुए कहती है, जरूर बता दूंगी सर, एक बार क्या हम डिफेंस मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम और उनके पीए की डिटेल्स देख सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। वृत्तिका की बात सुन चीफ प्रोजेक्टर पर एक फाइल लगाते हैं। अब सब ध्यान से उस डिटेल्स को देखने लग जाते हैं। चीफ, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कोई डिफेंस मिनिस्टर की सिक्योरिटी डिटेल्स और उनका शेड्यूल किसी को पहुंचा रहा है। इन सबको खबर लगे बिना हमें कुछ करना होगा, वृत्तिका कहती है। एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है, उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है, पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत। कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है। उसके प्यार में उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल और वह करने लगता है उसे बेनतहा मोहब्बत, मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने, आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल, माफिया क्यूट गर्ल। ठीक है, तो मैं ये जिम्मेदारी चिराग और वृत्तिका को देता हूँ कि वो कल फाइनल रिपोर्ट दे कि आगे करना क्या है। आगे की डिस्कशन कल की मीटिंग में होगी, चीफ बोलते हैं। फिर सब वहां से उठकर जाने लगते हैं। वृत्तिका एक तीखी नजर चिराग पर डालती है, फिर उठकर जाने लगती है। चिराग जल्दी से वृत्तिका के पास आ जाता है। वृत्तिका, तुम बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाती हो, मैं तो अपनी बात रख रहा था। वृत्तिका उसकी बात सुन उसकी तरफ देखती है। मैं कोई गुस्सा नहीं हो रही थी, मैं अपनी बात इसी तरीके से रखती हूँ। तुम इतने वक्त से साथ काम कर रहे हो, तुम्हें तो समझ जाना चाहिए। वृत्तिका की बात सुन चिराग धीरे से बड़बड़ाता है, तुम्हें ही तो समझने को इतना आगे पीछे घूम रहा हूँ, तुम आखिर चीज क्या हो? वृत्तिका उसकी तरफ घूर कर देखती है, कुछ कहा तुमने? चिराग कहता है, मैं बस ये कह रहा था, तुमने जवाब नहीं दिया था। वृत्तिका हैरानी से उसे देखती है, किस बात का जवाब? अरे तुम भूल गई या आर्यन ने बताया नहीं? तुम बाहर थी तो 1 हफ्ते पहले मैंने उसे बोला था कि मेरी बर्थडे पार्टी है तो तुम्हें इनवाइट करना है। उसने बोला वो तुम्हें बता देगा। क्या आर्यन ने कुछ बताया नहीं? चिराग वृत्तिका को देखते हुए पूछता है। वृत्तिका समझ जाती है, आर्यन ने बताया था, मेरे दिमाग से निकल गया। वैसे कब है तुम्हारा बर्थडे? आज ही तो है, स्काईलैंड रेस्टोरेंट में पार्टी है। आज अर्जेंट मीटिंग थी तो इसीलिए आया, मुझे लगा तुम्हें याद होगा, तुम तो आओगी। चिराग बोलता है। ओह हैप्पी बर्थडे चिराग, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन अभी मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम्हें पता है ये कितना अर्जेंट काम है, कल रिपोर्ट सबमिट करनी है। वृत्तिका कहती है, मुझे पता है तुम किसी भी काम के लिए कितनी डेडिकेटेड हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा प्लीज वृत्तिका। चिराग बोलता है, तुम तो वैसे बोल रहे हो जैसे बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे, तुम बस मेरे साथ काम करते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आर्यन के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो ये प्लीज बोलना बंद करो। वृत्तिका थोड़ी चिढ़कर बोलती है। ओके, लेकिन तुम और आर्यन जरूर आना, चिराग बोलता है। ठीक है, तुम डिफेंस मिनिस्टर के पीए और सिक्योरिटी टीम के मेंबर्स की फाइनेंशियल डिटेल मुझे दे देना, मैं सब चेक कर लूंगी। तुम आज बर्थडे एंजॉय करो। इतना बोल वृत्तिका मुस्कुराकर चली जाती है। चिराग उसे जाते हुए अजीब नजरों से देखता है। मैं तो उस दिन एंजॉय करूंगा जब तुम मेरी बाहों में होगी।
सच में बवाल हो तुम, वरना अब तक ऐसी लड़की से नहीं मिला मैं कि मैं भाव दूं और मुझसे आकर ना चिपके। सारी लड़कियां मेरे एक इशारे पर अपने कपड़े उतार देती है और एक तुम हो जो नजर उठाकर नहीं देखती। तुम्हें फंसाने में बहुत मजा आएगा। वृत्तिका अवस्थ थी। चिराग कश्यप एक शेरनी का शिकार करने के सपने देख रहा है और ये सपना जरूर पूरा होगा। वृत्तिका मीटिंग रूम से निकलकर सीधे आर्यन के केबिन की तरफ बढ़ती है। वृत्तिका एक झटके में दरवाजा खोलती है और सीट पर बैठे आर्यन को एक मुक्का मारती है। आर्यन तो एकदम से हुई हरकत पर घबरा जाता है। हालांकि उसे वृत्तिका से मार खाने की आदत थी, क्योंकि वृत्तिका ज्यादातर गुस्से में आर्यन से ही लड़ती थी, लेकिन वो ऐसे अचानक से उसे मार रही थी ये उसके समझ नहीं आ रहा था। अरे वृत्ति, क्या हुआ? मैंने अब क्या कर दिया? मुझे क्यों मार रही हो? आर्यन खुद को बचाते हुए कहता है। आर्यन के बच्चे, तुझे किसने कहा था अपना दिमाग लगाने को? वृत्तिका उसकी तरफ पेन फेंकते हुए कहती है। लेकिन हुआ क्या है वृत्ति? आर्यन परेशान होकर कहता है। उस चिराग के बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, उसने तुझे बोला लेकिन तूने मुझे क्यों नहीं बताया? आर्यन मासूम सा मुंह बनाकर बोलता है। मुझे वो चिराग का बच्चा बिल्कुल नहीं पसंद वृत्ति, और वो बस तुझसे चिपकने के बहाने ढूंढता रहता है। वो तेरा पर्सनल नंबर मांग रहा था तुझे इनवाइट करने को, तो मैंने मना कर दिया कि जरूरी हो तो ऑफिस के नंबर पर कॉल कर लो। मुझे लगा तुझे नहीं पसंद होगा उसकी बर्थडे पार्टी में जाना, इसीलिए नहीं बताया। मैं कोई मरी नहीं जा रही उसकी बर्थडे पार्टी में जाने को। अगर तुमने मुझे बताया होता तो कम से कम एक ढंग का बहाना तो बना पाती मैं। आज ही उसकी बर्थडे पार्टी है और आज ही उसने मुझे बोला, सोचने का वक्त तक नहीं था मेरे पास। वृत्तिका वहां चेयर पर बैठते हुए कहती है। मतलब? आर्यन उसकी तरफ देखते हुए कहता है। मतलब ये कि अब तेरी सजा है कि तू मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि तेरी गलती है तो मैं अकेले तो जाने से रही। वृत्तिका कहती है। नहीं न वृत्ति, उस कमीने इंसान की पार्टी में मेरे जैसा मासूम बच्चा क्या करेगा? प्लीज तू जा, मुझे रहने दे। आर्यन बोलता है। आर्यन, तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपने तरीके से बताऊं? वृत्तिका उसे घूरते हुए कहती है। आर्यन थोड़ा डर जाता है। नहीं नहीं, मैं चल रहा हूँ, तुझे अकेला थोड़ी छोड़ सकता हूँ मैं, एक ही तो दोस्त है मेरी। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम की सारी डिटेल मुझे मेल करो। फाइनेंशियल डिटेल चिराग देगा, जल्दी करना, कल की मीटिंग से पहले चाहिए। वृत्तिका उसे कहती है। क्या हुआ वृत्ति? वैसे किस मीटिंग के लिए डेट ने बुलाया था? आर्यन पूछता है। वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, अभी तुम ये काम कर दो और शाम को मुझे पिक करने आ जाना, मैं गाड़ी लेकर नहीं जाने वाली। वृत्तिका कहती है। ओके वृत्ति, लेकिन इस चिराग से थोड़ी दूर ही रहना, इसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लगती, आए दिन इसके नए कान सुनता हूँ मैं। आर्यन फिक्रमंद होते हुए कहता है। वृत्तिका आर्यन को मुस्कुराते हुए घूरती है। आर्यन, तुम्हें मैं अबला नारी लग रही हूँ जो तुम इस तरह मुझे समझा रहे हो? अगर उसने कुछ सोचा भी तो उसका मुंह न तोड़ दूं मैं। वृत्तिका कहती है। आर्यन भी मुस्कुराते हुए कहता है। अच्छा सॉरी यार, मैं भूल गया था, यहाँ तो मेरी रक्षा भी तू ही करती है। फिर वृत्तिका आर्यन के केबिन से बाहर निकल जाती है। वो चीफ के ऑफिस की तरफ बढ़ती है कि चिराग उसके सामने आ जाता है। वृत्तिका उसे देख बिल्कुल हैरान नहीं होती, क्योंकि वो चिराग को अच्छे से जानती थी कि वो क्या सोचता है। चिराग वृत्तिका के आगे एक फाइल बढ़ाता है। ये लो डिफेंस मिनिस्टर केबीए और सिक्योरिटी टीम मेंबर्स की फाइनेंशियल डिटेल्स। मैंने इन्हें देखा नहीं, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, तुम चेक कर लेना। वृत्तिका उससे फाइल ले लेती है। वैसे इतनी जल्दी नहीं थी, तुम आराम से दे सकते थे, फिर भी थैंक यू। तुमने कोई काम बोला हो और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है भला? चिराग बहुत ही अट्रैक्टिव वे में कहता है, लेकिन इसका वृत्तिका पर कोई असर नहीं होता। वृत्तिका बस उसे एक नजर घूरती है और वहां से चली जाती है। चिराग उसे जाते हुए देखता है। इतना भाव अगर मैं किसी और लड़की को दे देता तो अब तक मेरे लिए बिस्तर पर बिछ जाती, लेकिन तुम हमेशा चट्टान बनी रहती हो। ऊपर से तुम्हारा वो पागल दोस्त आर्यन। मेरे समझ नहीं आता कि वो बच्चों जैसा आर्यन टेक्निकल टीम में कर क्या रहा है। मेरा बस चले तो सबसे पहले उसे तुमसे दूर करूं। ऐसा बोलते हुए चिराग वहां से चला जाता है। विधान अपने ऑफिस से सीधे ही मून लाइट हाउस के लिए निकल जाता है। ये विधान का पर्सनल विला था जहां वो कभी कभी जाता था। इसे विधान ने अपनी पसंद से डिजाइन करवाया था, जिसमें सिवाय विधान के गार्ड्स और सर्वेंट के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। विधान की कार जैसे ही मूनलाइट हाउस पहुंचती है, वो कार से उतरकर अंदर चला जाता है। वहां लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर बने अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम के गेट पर पासवर्ड लॉक लगा हुआ था, जिस पर वो पासवर्ड टाइप करता है तो दरवाजा खुल जाता है। विधान उसके अंदर चला जाता है और गेट बंद कर लेता है। कमरे में घुसते ही विधान के कमरे में सामने की दीवार पर वृत्तिका की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी, जो विधान ने आइलैंड टूर के वक्त ली थी, जब वृत्तिका ड्रग्स के नशे में गहरी नींद में सो रही थी। वृत्तिका उसमें एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, मानो दुनिया की सारी परेशानी भुलाकर सुकून की नींद ले रही हो। विधान के किंग साइड बेड के ऊपर विधान और वृत्तिका के साथ की फोटो लगी हुई थी। विधान एक नजर उस फोटो को देखता है और आंखें बंद कर लेता है। विधान की आंखों के आगे वृत्तिका के साथ बिताए पल तैर जाते हैं, जिन्हें याद कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। CH69, उसे भनक नहीं लगनी चाहिए तुम किसके आदमी हो। विधान के इस कमरे में वृत्तिका की बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी और विधान के बेड की साइड टेबल पर वो फ्रेम किया हुआ फूल भी था जो वृत्तिका ने उसे दिया था। विधान को वहां ऐसा एहसास हो रहा था मानो वृत्तिका उसके पास ही हो। विधान बेड पर बैठ गौर से एक एक फोटो को देखने लग जाता है। अगर तुम्हारी मर्जी ना होती मुझसे दूर जाने की, तो सपने में भी तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। बस एक बार मेरे सामने आ जाओ एंग्री बर्ड, फिर चाहे पंख फड़फड़ाती रहना, दूर जाने को जाने नहीं दूंगा। इतना वक्त हो गया है तुम्हें देखे, मेरी बेताबी की हद तुम जानती नहीं हो। जिस दिन मेरे सामने आओगी उस दिन बताऊंगा मेरा जुनून। मैंने सोचा था ना कि मेरी फाइटर क्वीन के लिए एक बादशाह बनूंगा। मैं बन गया एक किंग जिसकी नजर हर पल तुम पर होगी, चाहे तुम मुझसे दूर रहो लेकिन फिर भी मेरे सबसे करीब हो। मैं तरस रहा हूँ मेरी क्वीन को देखने के लिए। ऐसा बोलते हुए विधान मुस्कुरा देता है। वृत्तिका शाम के वक्त तैयार होकर आर्यन के कॉल करती है। कहाँ हो तुम आर्यन?
आर्यन बोलता है, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। वैसे भी क्या जल्दी है उस चमगादड़ की पार्टी में जाने की। मुझे जाने की जल्दी नहीं है आर्यन, आने की जल्दी है। मुझे बहुत काम है, कल मीटिंग है। और तुम जानते हो अगर तुम अब 10 मिनट में नहीं आए तो मैंने अपने काम में लग जाऊंगी। वृत्तिका बोलती है, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें, अब फोन रख, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। ऐसा बोल आर्यन फोन रख देता है। वृत्तिका ने इस वक्त एक मैरून ड्रेस पहनी हुई थी जो बॉडीकॉन थी और लॉन्ग थी। उसने अपने बालों को हाई पोनी में बांधा था और कानों में छोटे इयरिंग पहने हुए थे। वृत्तिका एक बार खुद को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर ऊपर एक लॉन्ग ओवरकोट पहनकर घर से बाहर आ जाती है। कुछ ही देर बाद आर्यन आ जाता है और वृत्तिका आर्यन के साथ निकल जाती है। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकते हैं जो समंदर किनारे था। रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लड़कियां नशे में झूल रही थी जिनके शरीर पर ना के बराबर कपड़े थे। उनमें से कुछ खुलेआम लड़कों से चिपक कर किस कर रही थी, जिसे देख वृत्तिका का दिमाग खराब हो जाता है। आर्यन गाड़ी वापस घुमा लो, ऐसी घटिया जगह कोई पार्टी रखता है भला, वृत्तिका गुस्से में बोलती है। आर्यन का भी दिमाग तो खराब हो रहा था। उस घटिया आदमी के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट घटिया जगह है, हमें आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा बोल आर्यन गाड़ी मोड़ने लग जाता है कि उनकी गाड़ी के सामने चिराग आ जाता है तो आर्यन गाड़ी पार्क करने का नाटक करने लग जाता है। वो दोनों न चाहते हुए भी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और चिराग के पास जाते हैं। हैप्पी बर्थडे चिराग, वृत्तिका उसे गिफ्ट देते हुए कहती है। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम दोनों आए, चलो अंदर, चिराग कहता है। वृत्तिका वहां आसपास देखने लगती है और उसके पीछे जाती है। अंदर का माहौल बाहर के माहौल से थोड़ा अलग था। अंदर भी हालांकि लड़कियों ने कपड़े बहुत छोटे पहने थे, लेकिन बाहर की तरह खुलेआम अय्याशी नहीं कर रही थी। कुछ डांस कर रहे थे, कुछ वाइन का ग्लास हाथ में लिए बात कर रहे थे। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स भिजवाता हूँ, ऐसा बोल चिराग वहां से चला जाता है। चिराग के जाने के बाद वृत्तिका एक साइड आर्यन से बातें करने लगती है। चलो बाहर के माहौल से तो थोड़ा हल्का माहौल है, आर्यन बोला। हाँ तुम सही कह रहे हो, वरना बाहर का नजारा देख मन कर रहा था इस चिराग का सर फोड़ दूं। वृत्तिका का दिमाग अब भी ठंडा नहीं था। तभी आर्यन का फोन बजा तो वो साइड में चला गया कॉल पिक करने। आर्यन कुछ देर बाद वापस आया तो वृत्तिका ने उसकी तरफ देखा, वो कुछ परेशान लग रहा था। क्या हुआ आर्यन, सब ठीक है? वृत्तिका कहती है। हाँ वृत्ति, वो डेट का फोन था, कुछ अर्जेंट काम है, मुझे बुलाया है, आर्यन कहता है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुम जाओ, वृत्तिका कहती है। पागल हो क्या वृत्ति, ऐसी जगह तुम्हें अकेला छोड़कर जाऊंगा क्या, आर्यन कहता है। आर्यन मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, अंकल कोई अर्जेंट काम होगा तभी तुम्हें बोला होगा, रही बात मेरी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, वृत्तिका कहती है। ओके वृत्ति, तो मैं गाड़ी भिजवाता हूँ तुम्हें पिक करने को, अकेले बाहर मत निकलना, मुझे पता है तू बहुत बहादुर है लेकिन फिर भी हर जगह लड़ाई जरूरी नहीं है, आर्यन कहता है। ओके भेज देना, अब जा, वृत्तिका मुस्कुराते हुए कहती है। फिर आर्यन वहां से चला जाता है। आर्यन के जाने के कुछ देर बाद चिराग वृत्तिका के पास आता है। आर्यन कहाँ गया, चिराग कहता है। उसे कोई अर्जेंट काम था तो वो चला गया, कुछ देर बाद गाड़ी भिजवा देगा, फिर मैं चली जाऊंगी, वृत्तिका कहती है। तुम्हें यहाँ आने से ज्यादा जल्दी जाने की है, लो तुम्हारी ड्रिंक, चिराग एक ग्लास वृत्तिका की तरफ बढ़ाता है। वृत्तिका ड्रिंक लेने से मना कर देती है। सॉरी लेकिन आज मैं ड्रिंक नहीं लूंगी, घर जाकर कल की मीटिंग की तैयारी भी करनी है, मैं नॉर्मल ऑरेंज जूस लूंगी। ओह मैं तो भूल ही गया था, ओके मैं ऑरेंज जूस लेकर आता हूँ, चिराग बोलता है। नहीं नहीं, तुम गेस्ट को अटेंड करो, मैं खुद ले लूंगी प्लीज, वृत्तिका उसे कहती है। ओके लेकिन एक ड्रिंक तो जरूर लेना, चिराग ऐसा बोलते हुए वहां से चला जाता है। वृत्तिका ड्रिंक काउंटर की तरफ बढ़ जाती है। इस वक्त वृत्तिका ने अपनी ड्रेस के ऊपर एक ओवरकोट पहना हुआ था, इसलिए वो इतनी हाईलाइट नहीं लग रही थी, फिर भी ज्यादातर लोगों की नजरें उसी पर बनी थी। वृत्तिका जाकर ड्रिंक काउंटर के सामने लगी चेयर पर बैठ जाती है। एक्सक्यूज मी, 1 ऑरेंज जूस प्लीज, ऐसा बोल वृत्तिका सामने डांस फ्लोर की तरफ देखने लग जाती है। तभी वृत्तिका के साइड में एक लड़की लड़खड़ाती हुई आती है। उसने पहले से ही बहुत ड्रिंक की हुई थी। वो लड़खड़ाते हुए ड्रिंक काउंटर की स्लैब पर हाथ टिकाती है और अपना कार्ड बढ़ाती है, एक स्पेशल ड्रिंक। उसके इतना बोलते ही बार काउंटर का स्टाफ कार्ड ले लेता है। दरअसल स्पेशल ड्रिंक से उसका मतलब ड्रग्स मिली ड्रिंक था। स्पेशल ड्रिंक उसका कोड वर्ड था। वृत्तिका उस लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने फोन को देखने लग जाती है। कुछ देर बाद काउंटर की स्लैब पर वो स्टाफ मेंबर एक ड्रिंक का ग्लास रख देता है जो ऑरेंज कलर का ही था। वो लड़की किसी लड़के से बात करने में बिजी हो जाती है। वृत्तिका ग्लास देख उसे लेकर पी लेती है और उठकर पार्टी के दूसरी साइड चली जाती है। जैसे ही वो लड़की वापस काउंटर पर आती है तो वहाँ ऑरेंज जूस का ग्लास रखा हुआ था, तो वो लड़की उठाकर पी लेती है। फिर वो गुस्से में बोलती है, व्हाट द हेल, ये क्या है, मैंने स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर करी थी ना। मैम आपकी स्पेशल ड्रिंक मैंने रेडी करके यहीं रखी थी, स्टाफ कहता है। ओह तो रखे रखे ये ऑरेंज जूस में बदल गई, वो लड़की गुस्से में कहती है। सॉरी मैम, यहाँ एक मैडम ने ऑरेंज जूस ऑर्डर किया था तो शायद आपकी ड्रिंक एक्सचेंज हो गई होगी, स्टाफ मेंबर बात को समझते हुए कहता है। तो इसका मैं क्या करूँ, मुझे तो मेरी ड्रिंक चाहिए, मैंने पूरे पैसे दिए हैं उसके, वो लड़की गुस्से में चीखती है। तब तक वहाँ चिराग आ जाता है। वो उस लड़की को देख कहता है, व्हाट हैपन रिया, तुम हर जगह तमाशा क्यों करती हो। चिराग धीरे से कहता है क्योंकि ज्यादातर लोगों की नजरें अभी वही थी। चिराग मैं तमाशा कर रही हूँ, देखो इन्होंने मेरी स्पेशल ड्रिंक। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही चिराग उसे चुप करवाता है। शट अप रिया, मैं एसएफ में ऑफिसर हूँ, अगर किसी को पता चला कि मेरी पार्टी में ड्रग्स भी लिए जा रहे हैं तो मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारी ड्रिंक की पेमेंट मैं कर दूंगा, चुपचाप दूसरी ड्रिंक ले लो, लेकिन यहाँ चिल्लाना बंद करो, एसएफ के स्टाफ मेंबर भी है यहाँ, चिराग उसे चुप करते हुए कहता है।
रिया की आंखों में चमक आ जाती है। क्या सच में मैं कुछ भी ले लूं? हाँ, लेकिन तमाशा मत करो अभी, और पार्टी के बाद मुझसे मिलना, मेरे पैसों का हिसाब तो मैं ले ही लूंगा, चिराग मुस्कुराते हुए कहता है और फिर वहां से चला जाता है। उधर साइड में खड़े खड़े अचानक वृत्तिका को चक्कर से आने लगते हैं। वो जल्दी से पार्टी हॉल से बाहर निकलती है, उसकी नजर साइड के बीच पर जाती है तो वो बीच साइड चली जाती है। वृत्तिका को अब नशा होने लगा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने तो कोई ड्रिंक नहीं करी, तो फिर ये कहीं उस ड्रिंक में तो कुछ मिला नहीं था, लेकिन मैंने तो उन्हें साफ साफ कहा था ऑरेंज जूस के लिए। तब वृत्तिका को याद आया कि साइड में एक लड़की कोई ड्रिंक ऑर्डर कर रही थी। कहीं मेरी ड्रिंक एक्सचेंज तो नहीं हो गई? मुझे घर जाना होगा अभी, लेकिन मैं तो आज गाड़ी भी नहीं लाई, वृत्तिका कहती है। वृत्तिका वहां लगी एक बेंच पर बैठ जाती है और एकटक समंदर को देखने लग जाती है। काश इस वक्त मैं विधान के पास होती, उसके साथ समंदर के नजारे देखती, फिर सिद्धार्थ और देव बेसुरा गाना गाकर मुझे हंसाता और काव्या और जिया अपनी बचकानी हरकतों से सबको एंटरटेन करती। कितनी खूबसूरत जिंदगी थी मेरी उनके साथ रहते हुए मुझे एहसास ही नहीं होता था कि मैं कितनी अकेली हूँ। बोलते बोलते वृत्तिका की आंखों से आंसू आ गए थे और उसके गोरे गालों पर लुढ़क गए थे। वृत्तिका समंदर को देख रही थी, लहरें उसके पैरों को चूम रही थी, जिससे उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। वृत्तिका ने अपनी हील्स उतारकर साइड में रख दी थी और नंगे पैर रेत पर रख रखे थे। तभी पीछे से अंधेरे में ब्लैक सूट पहने कुछ लोग आते हैं। दिखने में सब बॉडीगार्ड लग रहे थे और उनके बीच उनका हेड था। वो सब जाकर वृत्तिका के दोनों साइड खड़े हो जाते हैं। सबने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगा रखा था और हाथ बांधे खड़े थे। उनका हेड, जिसका नाम निखिल राठी था, वो बिल्कुल वृत्तिका के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और सर झुका लेता है। वृत्तिका कुछ देर ऐसे ही समंदर को देखती रहती है। तब उसे एहसास होता है कि उसके बगल में कोई खड़ा था, तो वृत्तिका खड़ी होकर पीछे देखती है। अभी वृत्तिका को ठीक से सब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी उसी गुस्सैल आवाज में बोलती है, कौन हो तुम? सामने खड़ा निखिल, जिसे कुछ भी न बताने के ऑर्डर मिले थे, वो बस अपना सर झुकाए ही कहता है, वो मैडम। वृत्तिका फिर कुछ सोचते हुए कहती है, क्या तुम्हें आर्यन ने भेजा है? ओ, तुम सब हेडक्वार्टर से आए हो मुझे पिक करने? वो बोलता है, हाँ मैडम, हमें सर ने ही भेजा है आपकी हिफाजत को। निखिल एक बार भी सर उठाकर नहीं देखता। वृत्तिका फिर उसे घूर कर देखती है, तो इतने लोगों की क्या जरूरत थी? मैं कोई 150 के बराबर तो नहीं थी जो तुम इतने लोगों के साथ आए हो। सॉरी मैडम, आपकी सेफ्टी के लिए ही है ये सब। आइए आपको आपके घर छोड़ दे, निखिल साइड में होते हुए कहता है। ओके, 1 मिनट मेरे सैंडल। ऐसा बोलते हुए वृत्तिका नीचे झुकने लगती है। मैं ले आऊंगा मैडम, आप गाड़ी के पास चलिए, निखिल कहता है। ओके, फिर वृत्तिका धीरे धीरे झूलते हुए वहां से जाने लगती है। उसके पीछे पीछे गार्ड्स भी जाने लगते हैं। निखिल फिर किसी को फोन लगाता है और उधर से आवाज आती है, सब ठीक है? वो कैसी है? निखिल बोलता है, यस किंग, मैडम बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हें घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ। उधर से आवाज आती है, ओके, ध्यान रहे उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम सब किसके आदमी हो। जीतने ऑर्डर मिले उससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। उसे बिना पता लगे उसके आसपास रहना, कोई गड़बड़ ना हो। डोंट वरी किंग, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मैडम को कुछ पता नहीं चलेगा। मैडम इस वक्त नशे में है और वो हमें कोई और समझ रही है। इतना बोलने के बाद फोन कट जाता है। फिर निखिल नीचे रखी वृत्तिका की सैंडल उठा लेता है और गाड़ी की तरफ चल देता है। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।